अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, यह हमारा इस्लाह मुआशरा का 600 पहला सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, विजय माल्या हमारे मुल्क की बैंकों को तकरीबन 10,000 करोड़ रुपयों का चूना लगाकर पूरे आराम से, पूरे इत्मीनान से अपने बैगों के अंदर पूरा पैसा भरकर अपने 8-10 खादिमों की फ़ौज के साथ हमारे एयरपोर्ट सिक्योरिटी के सामने से पूरे इत्मीनान से सफ़र करके लंदन पहुंचकर अपने 200 करोड़ के बंगले में आज वहां पे इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहा है। उसको कोई टेंशन नहीं है। मैंने जिस वक्त में विजय माल्या के बारे में पढ़ा था कि विजय माल्या इतने आराम से, जैसे आटे में से बाल निकलता है उस तरीक़े से हमारे मुल्क की एयरपोर्ट सिक्योरिटी के सामने से गुज़र गया, वो भी अपनी पूरी दौलत के साथ, मेरे को झटका लगा सोचकर। इसलिए कि मैं अक्सर एयरपोर्ट्स पे जाते आते रहता हूँ और मुझे लगता है हमारे मुल्क के 90% तो एयरपोर्ट ऐसे होंगे जहाँ पे मुझे विज़िट करने का अल्लाह के फजल व करम से मौका मिला। मैंने देखा हूँ हमारे मुल्क के जितने भी एयरपोर्ट है पूरी दुनिया में, ये ऐसे वाहिद एयरपोर्ट्स है जहाँ पे आपको आर्मी जवान मिलेंगे। आर्मी के जवान तैनात है वहाँ पर। बाज़ एयरपोर्ट्स तो ऐसे है कि तकरीबन 1 किलोमीटर पहले आप अगर जा रहे हैं वहीं से आपकी चेकिंग शुरू हो जाती है, वहीं से आपके बैग की जांच शुरू हो जाती है। फिर एयरपोर्ट में आपको एंट्री नहीं है। एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने से पहले आपके पास पासपोर्ट होना, पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ होना और आपका कंफर्म टिकट होना, ये 3-4 चीज़ें कंपलसरी है। वो चेक होने के बाद में ही आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कराई जाती है और आपके साथ में जो विज़िटर्स है उनको तकरीबन आधा किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है। भाई अब आप यहाँ से अपने पैसेंजर को यहीं से जो है टाटा बाय बाय कर दो, आगे आपको जाने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद में फिर जो पैसेंजर है उसी को एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने की परमिशन होती है। अब मेरे जैसा अगर कोई एक आम पैसेंजर जो हमारे यहाँ के एयरपोर्ट से कहीं पे सफ़र करने वाला है, उसके बैग की, उसके सामान की, उसकी अपनी ख़ुद की कई मरतबा जांच होती है। हर चीज़ उसको निकाल कर दिखाना पड़ता है आपके पास में क्या क्या है। मैं वही सोचने लगा था, मैं बोला यार एयरपोर्ट्स के ऊपर जब इतनी सिक्योरिटी टाइट होती है, उसके बावजूद विजय माल्या के जैसा आदमी हज़ारों करोड़ रुपये अपने बैगों के अंदर भर कर अपने खादिमों की फ़ौज के साथ, वो भी उस वक्त में जबकि ये घोटाला उजागर हो चुका है, टीवी चैनल्स के ऊपर आ गया है, उसके ऊपर बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उसके बाद वो हमारे मुल्क से रवानगी के आदाब लेता है और इत्मीनान और सुकून के साथ में लंदन पहुंचकर अपने 200 करोड़ के बंगले के अंदर आराम की ज़िंदगी गुजारता है। तो सोचने पे इंसान मजबूर होता है। तो फिर भाई इतनी सिक्योरिटी, इतना चेकअप, इतनी इंक्वायरी क्या सिर्फ आम लोगों के लिए है, हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए? और जो विजय माल्या के जैसे करोड़पति, अरबपति मुल्क की बैंकों को हज़ार करोड़, 10-10 हज़ार करोड़ का चूना लगाने वाले हैं, उनको पूरी आज़ादी है। मतलब वो जा सकते, आ सकते। रूल्स, रेगुलेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस वो हमारे जैसे नॉर्मल और आम लोगों के लिए है। रेलवे स्टेशन पे भी हमारी जांच होगी, रेलवे स्टेशन पर भी हमारा सामान स्कैन होगा और विजय माल्या के जैसे लोग एयरपोर्ट्स के ऊपर से भी आराम से, इत्मीनान से जा सकते हैं। यहीं पर बस नहीं, अभी विजय माल्या का केस वो ठंडा भी नहीं हुआ था। पता चला कि ललित मोदी, जिसको आईपीएल का चेयरमैन बनाया गया था, उसने आईपीएल के अंदर हज़ारों करोड़ के घोटाले करके, उसके बाद पता चला कि हवाला कांड, उसमें हज़ारों करोड़ रुपयों के घोटाले करके अब ये सारे घोटाले उजागर हो गए, सामने आए। उसके बाद जनाब पूरे आराम से, पूरे इत्मीनान से, पूरे सुकून से रवानगी के आदाब लेते हैं और इंडिया से बाहर वेस्ट इंडीज़ में पोर्ट एलिज़ाबेथ
एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी टेंशन ही नहीं है, मुल्क छूट गया, अब आपको क्या करने का है करो। टीवी चैनलों के ऊपर कितना तुमको डिबेट चलाना है, उनके ख़िलाफ़ कितना चिल्ला पुकार करना है, करो। अब उनको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मुल्क में ही नहीं है। अब अगर उन पे कार्रवाई करना है, उसके लिए हज़ारों मसले हैं। इंटरपोल उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में पता नहीं और क्या क्या उसकी कार्रवाइयाँ होती है। अब ये जो 2 घोटाले हैं, ये 2 घोटाले ताज़े ही थे कि एक तीसरा घोटाला सामने आया, एक तीसरा स्कैम, डायमंड स्कैम। जैसे विजय माल्या को बियर किंग कहा जाता है, ऐसे ही नीरव मोदी, उसको डायमंड किंग कहा जाता है। डायमंड किंग नीरव मोदी, पता चला कि मुल्क की बैंकों को 11,500 करोड़ रुपयों का चूना लगाकर जनाब भी अब अमेरिका के अंदर आराम से, इत्मीनान से, सुकून के साथ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मोहतरम बुज़ुर्गों, ऐसा क्यों होता होगा? हमारे मुल्क के अंदर जो लोग खरबों और हज़ारों करोड़ के घोटाले करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं, वो आराम से, इत्मीनान से है। और तुम्हारे मेरे जैसा एक गरीब आदमी, उसका जो अकाउंट है, जो नॉर्मल किसी बैंक के अंदर, अगर हम लोग, हमारा जो बैलेंस है, बैलेंस अगर हम लोग उसको मेंटेन नहीं करते हैं, उसमें 1 रुपया भी अगर कम हो जावे तो फ़ौरन बाज़ बैंक वो 250 रुपये पेनल्टी, बाज़ बैंक 50 रुपये पेनल्टी, बाज़ बैंक 500 रुपये पेनल्टी। और मेरा एक बैंक में अकाउंट है, उसके अंदर तो 750 रुपये पेनल्टी के लगते हैं। उसके अलावा उसके अंदर वो पता नहीं और कौन कौन से टैक्सेस जोड़ते हैं, तो वो 1000 रुपये तक पहुंचता है। अगर आपने अकाउंट का जो बैलेंस है उसको मेंटेन नहीं किया, अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए ऐसे ऐसे रूल बने हुए हैं कि हमारा अगर अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं है तो हमको पेनल्टी लग रही है, और दूसरी तरफ ये ऐसे हराम खोर जो है, उनकी गोदियां भर भर के उनको पैसा दिया जा रहा है। वो इनको हज़ारों करोड़ के चूने लगाकर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते अब ये इनके ऊपर। आज मोहतरम बुज़ुर्गों, इतना बुरा हाल है। एक शेतकरी, एक किसान, वो किसी बैंक से अगर लोन लेना चाहता है तो सबसे पहले उसको सारे डॉक्यूमेंट्स वो कंप्लीट करना पड़ते हैं। चलो उसके पास में खेत की 7/12 है, उसको ग्राम पंचायत से लेटर मिल गया, रहवासी प्रमाण पत्र मिल गया, इलेक्शन कार्ड भी उसके पास में है, आधार कार्ड भी उसके पास है, सारी चीज़ें उसके पास में हैं। और एज़ पर गवर्नमेंट रूल वो लोन के लिए एलिजिबल है, फिर भी उसको बैंक में सताया जाएगा, मेंटली उसको बेचारे को परेशान किया जाएगा। और अगर उसका लोन अप्रूव भी हो जाता है, मंजूर भी हो जाता है, उसके बाद भी बैंक मैनेजर को रिश्वत देना है, वहाँ पे जो क्लर्क है उसको रिश्वत देना है। यहाँ तक कि मोहतरम बुज़ुर्गों, परसेंटेज होता है, परसेंटेज उसके अंदर, कि अगर बैंक आपको 1 लाख रुपये का लोन दे रही है तो कम से कम आपको 5 से 10 हज़ार रुपये बैंक मैनेजर को रिश्वत देना पड़ेंगे, उसकी पार्टी करना पड़ेगी, उसको खाना खिलाना पड़ेगा। अच्छा, खाना बोले तो ऐसा सादा सिंपल नहीं है। बैंक मैनेजर है वो आपके साथ में किसी सादे सिंपल खानावड़ में जाकर पूरी भाजी या दाल चावल नहीं खाने वाला है। उसको आपको किसी अच्छे टॉप के बियर बार के अंदर दावत देना पड़ेगी, उसका पसंदीदा जो ब्रांड है उसकी शराब पिलानी पड़ेगी। वो सारी चीज़ें होने के बावजूद आपका जो 1 लाख रुपये का लोन था वो आपको 1 लाख नहीं मिलेगा, आपके हाथ में मुश्किल से 80,000 रुपये आएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब बताओ मुझे, एक गरीब इंसान, उसको अगर लोन लेना है, कई ऐसे नौजवान हैं, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि गवर्नमेंट टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट करती है, हम एजुकेशन लोन दे रहे हैं, हम बेरोज़गारों को लोन दे रहे हैं, हम इसको लोन दे रहे हैं, हम खेती बीमा दे रहे हैं, शेतकरियों को लोन दे रहे हैं। लेकिन ऐसे हज़ारों किसान हैं, हज़ारों बेरोज़गार हैं, लाखों लोग ऐसे हैं
जो बैंकों के चक्कर मार मार के उनकी चप्पलें घस चुकी है, लेकिन उनके लोन अभी तक मंजूर नहीं हुए हैं। वजह क्या है? इसलिए कि बेचारे गरीब लोग हैं ये। विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी के जैसे बड़े बड़े कारोबार नहीं हैं इनके, वरना इनको भी 500 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ का लोन आसानी से मिल जाता था, ताकि हज़ारों करोड़ में देखो लोचे करना है, लपड़े करना है, घोटाले करना है तो हज़ारों करोड़ों में करो। ये क्या है ये 1 लाख रुपये का एप्लीकेशन, 1.5 लाख रुपये का एप्लीकेशन, तो बेचारे ऐसे गरीब वो बैंकों के चक्कर मार मार के परेशान हैं। और ऐसा परेशान करेंगे, मैं अक्सर बैंकों में जाते रहता हूँ, मैं देखते रहता हूँ गरीबों को, गांव खेड़े के अनपढ़ लोगों को किस किस तरीक़े से परेशान किया जाता है। एक नेशनलाइज बैंक, और वो भी गवर्नमेंट का बैंक है। मुझे किसी काम से जाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं बैठा हुआ था, मैंने देखा एक चाचा, बेचारे सादे सिंपल कपड़े पहने हुए, लुंगी है बदन के ऊपर, फटा पुराना कुर्ता है, और वो अपने बेटे को लेकर आए, बैंक मैनेजर के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोले भाई साहब हमारा अकाउंट ओपन होकर तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, हमको पासबुक मिल गई लेकिन हमको चेक बुक अभी तक नहीं मिली, हमको चेक बुक भी चाहिए। और बैंक मैनेजर जो है वो उन लोगों के साथ में हुज्जत कर रहा है, उनसे ये कह रहा है अगर तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपये होंगे तो ही तुमको चेक बुक मिलेंगी, और तुम्हारे अकाउंट में ये होगा तो ही तुमको चेक बुक मिलेंगी। मैं वहाँ से उठा अपनी जगह से, मैं गया वहाँ पे, मैं बोला चाचा क्या मसला है, काय के लिए हुज्जतबाजी कर रहे मैनेजर के साथ में। वो चाचा बोलने लगे, बोले देखो ना भाई, हमारा ये जो बच्चा है इसका हम लोगों ने कॉलेज में एडमिशन कराया, कॉलेज वाले बोलते हम लोग कैश में पैसे नहीं लेंगे, हम लोगों को चेक चाहिए। सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो लोग यहाँ पर चेक में ही अपनी फ़ीस पे करते हैं। आपको भी अगर फ़ी भरने का है तो उसके लिए आपने चेक से भरना, हम लोग पैसे नहीं लेते, हम लोग कैश नहीं लेते। अब चेक बुक के लिए मैं पिछले 15 दिन से यहाँ पे चक्कर मार रहा हूँ, ये मैनेजर साहब हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब मैंने बात की वो मैनेजर साहब के साथ में, मैं बोला साहेब काय प्रॉब्लेम काय आहेत यांचा, काय अडचण वगैरे आहेत का? वो मॅनेजर साहब बोलने लगे प्रॉब्लेम काय आहेत, यांचा जे अकाउंट आहेत ना, अकाउंटमध्ये बॅलन्स खूप कमी आहेत, तो त्यामुळे मी बोलतो यांना 50,000 रुपये तुम्ही तुमच्या अकाउंटमध्ये ठेवा, नंतर आम्ही तुमच्यासाठी चेकबुक इश्यू करू। मैं बोला साहेब असा काय रूल वगैरे नसतात, मला सुद्धा माहीत आहेत ना। बोले तुम्हाला काय माहीत आहे, हां तुम्ही आम्हाला शिकवणार? मतलब वो बैंक के मैनेजर का बोलने का मकसद ये था कि तुमको क्या मालूम है बैंक के बारे में, तुम हमको सिखा रहे। मैं बोला उनको, मैं बोला बघा साहेब, जर तुम्हाला चेकबुक इश्यू करायचा असेल तर तुम्ही इश्यू करा, नाहीतर सोडून द्या। आता आम्हाला काय करायचा, फक्त तुम्ही बघा मी काय करतोस। मैंने उसके बाद में बैंक का जो कस्टमर केयर होता है उसको फ़ोन लगाया, वो पासबुक मैंने अपने हाथ में लिया, वो सामनेच खड़े हुआ मेरे, काय तुम्ही काय करतात, कोणाला फ़ोन लावतात तुम्ही? बोला साहेब घाबरू नका, मी फायनान्स मिनिस्टर अरुण जेटली साहेबांना फ़ोन नाही लावतोस, मी फक्त तुमचे कस्टमर केअरला फ़ोन लावून त्यांना फक्त मला हाच विचारायचा। आता सध्या मी तुमची ही ब्रांचमध्ये उभा आहेत आणि मॅनेजर साहेब माझे समोर आहेत। गेले 2 आठवड्यापासून आम्ही त्यांना विनंती करतात, साहेब आम्हाला चेकबुक पाहिजेत, आणि ते बोलत आहेत की तुमचे अकाउंटमध्ये खूप कमी बॅलन्स आहे, त्यामुळे तुम्हाला चेकबुक मिळणार नाहीत। आता तुम्ही आम्हाला फक्त हा बोला, आमच्या अकाउंटमध्ये सध्या 15,000 रुपये आहेत, आम्हाला चेकबुक मिळणार की नाही मिळणार? मॅनेजर साहब वहीं पर थे। अरे बाबा तुम्ही कोणाला फ़ोन वगैरे करू नका, बसा इथे, एक 5-10 मिनट बसा, मी बघतो मला काय करायचा। मैनेजर साहब ने चपरासी को आवाज़ दी है, उसको बोले अपने पास में जितना पेंडिंग पोस्ट, पेंडिंग डाक पड़ी हुई है वो सब यहाँ पे लेकर आ। उसने सारे जितने भी चेकबुक आकर बैंक में पड़े हुए थे वो लेकर आया। चेक किए तो पता चला चाचा के नाम की जो चेक बुक है वो बच्चे के नाम की, वो ऑलरेडी वहाँ पे आके पड़ी हुई है,
लेकिन इनकी सुस्ती देखो, इनकी काहिली देखो, इनको काम नहीं करने का है, खाली उसमें से चेक करके निकाल कर इनकी चेक बुक इनके हवाले करना है, उसके लिए 50 बातें। मोहतरम बुजुर्गों, गरीब आदमी उसको अपना हक हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, मुजाहिदे करने पड़ते हैं। और अमीर वो दूसरों का हक कैसे दबाए, कैसे मारे, किस तरह से जुल्म और सितम करे, तो सारा सिस्टम उसका सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ है। क्यों? आप गरीब है, वो अमीर है, अल्लाह हिफाजत फरमाई। और इसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं जो हज़ार हज़ार और 2-2 हज़ार रुपये लेकर ऐसे नालायकों को वोट देकर अपना लीडर और मिनिस्टर बनाते हैं, जिनकी वजह से मुल्क को ये हालात देखने पड़ते हैं। हम भी इसके लिए बराबर के रिस्पॉन्सिबल है। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क को हर बुरी नज़र से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।